हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आज साइकोलॉजी। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जो कि आपकी क्लास ट्वेल्थ का है ये सब्जेक्ट। और क्लास ट्वेल्थ का आपका चैप्टर 1 है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो बहुत ही आराम से हम एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान के बारे में हम लोग को जान लेना है कुछ। मनोविज्ञान क्या होता है? ये एक ऐसा विज्ञान है जो मन का अध्ययन करता है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में डेफिनेशन आ जाती है कि भाई मनोविज्ञान क्या होता है, क्योंकि उसी चीज़ आप पढ़ क्या रहे हैं, मनोविज्ञान ही पढ़ रहे हैं। तो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो उसका डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो मन का अध्ययन करता है। मीन जैसे इंसान के सोचने का तरीका, व्यवहार में बदलाव, समाज में उसकी सोच, ठीक है, समस्या सुलझाने के तरीके, ये सब क्या होता है, एक मनोविज्ञान ही होता है जो हमारे मन का अध्ययन करता है। बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, जैसे आपका व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञात्मक मनोविज्ञान। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टाइप्स नहीं दिए हैं अभी फिलहाल के लिए, तो आपकी बुक में तो टाइप्स अभी हम नहीं करते हैं। आगे अगर हम चलें, अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बेसिकली चैप्टर का नेम क्या है? देखिए, चैप्टर का नेम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। ये चैप्टर का नेम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। अब क्या होता है गुणों में विभिन्नताएं और इससे मनोविज्ञान से क्या रिलेशन है इसका, वो हम इस इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बेसिकली देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, एक बॉय 1 है जिसका नाम है राम, और एक बॉय 2 है जिसका नाम है श्याम। वो दोनों फ्रेंड हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं देखिए उनके सोचने समझने का तरीका अलग होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे उनका नेम में डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक विभिन्नता हो गई। और दूसरी चीज़, उनके फेस चेंज होंगे, तो ये विभिन्नता हो गई। उनकी हाइट चेंज होगी, ये विभिन्नता होगी। हाइट मान लीजिए अगर सेम भी रही तो सोचने समझने का तरीका या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका वो बिल्कुल अलग होगा। अगर नेम भी सेम है, मान लीजिए बॉय 1 राम है, बॉय 2 राम है, दोनों ही राम है, बट फिर भी स्टिल फेस तो चेंज होगा। तो यही एक विभिन्नता माना जाता है। यही एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हम इसको हम कहते हैं भाई कि ये एक डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ठीक है। अब वही चीज़ है कि ये डिफरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो जो हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी नेचुरलिटी में भी। तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। मान लीजिए हर किसी का अपना एक अलग रंग होता है। ट्री है, उसका जो रंग होता है वो ग्रीन है, और जो पानी है या आसमान है उसका रंग होता है थोड़ा स्काई ब्लू सा। तो इनमें भी एक डिफरेंस है। तो सब कुछ अगर एक जैसा हो जाएगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ ये बता रही हूँ कि भाई ये जो थ्योरी है इंडिविजुअल डिफरेंस की, ये गाल्टन ने बेसिकली थ्योरी अच्छे से दी है। इस मतलब इस थ्योरी को, जो इंडिविजुअल डिफरेंस की जो थ्योरी है, जो आगे बढ़ाई है, वो गाल्टन ने बढ़ाई है। तो हो सकता है आपके 1 मार्क्स में आ जाए, तो आप ये कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, देखिए बेसिकली क्या है कि जो मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता में, और दूसरा आपका स्थितिवाद में। स्थितिवाद में डिवाइड है ये आपका। अब क्या होता है ये? देखिए बेसिकली व्यक्तिगत विभिन्नता भी, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा भी था, मैंने आपको ऊपर समझाया भी था। मगर अगर इसके एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जाऊं मैं कि भाई पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन यही होगी कि जब 2 मनुष्य एक दूसरे से मानसिक योग्यताओं, शारीरिक क्षमताओं तथा शील गुणों के आधार पर भिन्न होते हैं, ये विभिन्नताएं एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। इसी को हम
व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अगर आपको बुक की डेफिनेशन करनी है आप बुक की डेफिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैं बोल रही हूँ आप वो डेफिनेशन भी कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गर्ल है, उसको पिंक ड्रेस कलर बहुत अच्छा लगा, उसको जो पिंक कलर की ड्रेस है उसको बहुत अच्छी लगती है, और एक बॉय है उसको ब्लू कलर की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों में कलर, जो उनका जो फेवरेट कलर है उसमें डिफरेंस आ गया। या एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई एज अ पेरेंट हम कार्टून मूवी देख रहे हैं और एज अ किड एक बच्चा है वो कार्टून मूवी देख रहा है, तो उस कार्टून मूवी देखने का जो हमारा थॉट प्रोसेस होगा वो अलग होगा, और जो बच्चे का कार्टून मूवी देखने का थॉट प्रोसेस होगा वो अलग होगा। मेरे लिए वो जस्ट एक एज कार्टून मूवी है, और जो बच्चा है उसके लिए वो फैंटेसी ऑफ वर्ल्ड है, वो उसी को ही अपनी दुनिया मान लेता है। ठीक है, तो ये भी एक व्यक्तिगत भिन्नता ही है, तो ये भी एक व्यक्तिगत भिन्नता का एग्जाम्पल है। अब देखिए क्या होता है ना कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका मानना ये है कि भाई वो विश्वास करते हैं कि भाई जो हमारे व्यवहार में हमारी व्यक्तिगत विशेषकों से जो प्रभावित होते हैं, ठीक है, ये तो बेसिकली है इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है। मगर कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिक का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थिति परक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। मतलब कि हमारा जो व्यवहार होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा, उसी को ही हम स्थितिवाद कहते हैं, मीन्स उसी को ही हम सिचुएशनिज्म कहते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अब इसका क्या एग्जाम्पल आएगा, इसका एग्जाम्पल ये आएगा, सपोज कि एक हस्बैंड है, वो घर पर आता है तो वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और बिल्कुल भी नहीं हंसता है, ज़्यादा एंजॉय भी नहीं करता है। बट वहीं पे ही अगर ये ऑफिस जाता है, हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाके वो अपने बॉस से डांट खाता है, तो वो कुछ नहीं बोल पाता, उसका उस समय डोमिनेटिंग नेचर खत्म हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी हमारे अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसी का ही हम कहते हैं स्थितिवाद। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, अभी हमने ये सब तो पढ़ लिया कि भाई जो गुण होते हैं उनमें विभिन्नताएं आती हैं, बिल्कुल सही बात है, जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं उनमें कुछ विभिन्नताएं आती हैं। मगर अब जो ये विभिन्नताएं आती हैं वो आती कहाँ से है, और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अब ये भी तो बात उठती है, आपने गुणों में विभिन्नताएं तो देख लिया, मगर मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कैसे करते हैं ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, तो हम ये भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए हो सकता है आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाए, डिफाइन लिखने को आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो, मूल्यांकन मतलब कि इंग्लिश में अगर हम इसको बात करें असेसमेंट, इसको हम इंग्लिश में इवैल्यूएशन भी बोलते हैं कि भाई इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो मूल्यांकन। अब अगर इसके डेफिनेशन पे जाएं, अगर आपको लगता है कि भाई बुक की डेफिनेशन टफ है, तो मूल्यांकन का जो एक इजी सा डेफिनेशन जो मेरी डिक्शनरी में है वो ये है कि मनोवैज्ञानिक गुण को समझने या किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों को मापन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा, मनोवैज्ञानिक गुण को समझने या किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना ही मूल्यांकन कहलाता है, यही मूल्यांकन कहलाता है। तो अभी देखिए, मोटे मोटे सी चीज है कि हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी टेबल में एप्पल रखा है, ठीक है। अब भाई एप्पल है, डजन ऑफ एप्पल है, 1 डजन में 12 एप्पल। तो अब आप एप्पल उठाएंगे तो आप पहले 1 एप्पल उठाएंगे, देन 2 एप्पल उठाएंगे, देन 3 एप्पल उठाएंगे, देन 4 एप्पल उठाएंगे, देन 5 एप्पल उठाएंगे। अब आप उसको मेजर करेंगे तो आपके पास कितने एप्पल हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, आपके पास 5 एप्पल हो गए। तो आपने मेजर कर लिया, कितना इजीली आपने मेजर कर लिया है ना। तो ऐसे ही आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो आप उस अपनी हैप्पीनेस को कैसे मेजर करेंगे, अपनी उस हैप्पीनेस का आप कैसे असेसमेंट करेंगे, कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, उसको कैसे देखेंगे कि भाई
हाँ, हमें कितना कितने हैप्पी हैं, हमें ये देखना है, तो उसको भी तो आपको असेसमेंट करना होगा ना। तो उसी ही असेसमेंट को हम कहते हैं मूल्यांकन। हिंदी में मूल्यांकन और इंग्लिश में असेसमेंट। अब भाई मूल्यांकन है तो इसके टाइप्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे ना इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। आपकी बुक में इधर दे रखा है अनौपचारिक और औपचारिक, ये दोनों मूल्यांकन हो सकते हैं। अब वो डिपेंड क्या करेगा? वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि भाई बुक की डेफिनेशन नहीं कर सकते, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, औपचारिक मूल्यांकन की डेफिनेशन है, इसमें डेटा होता है जो परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का समर्थन करते हैं। औपचारिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? इसमें डेटा होता है जो परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का समर्थन करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरा पेपर है, 10 मार्क्स का पेपर है, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मुझे करनी है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन मैंने अच्छे से किए, बहुत ही बढ़िया से किए, तो मेरे 10 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर वो मैंने एवरेज किए तो 10 में से 5 आ जाएंगे। और वो मैंने अगर कुछ किया ही नहीं है, बहुत ही पुअर किया, तो 10 में से 2, 1 या 0 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये मेरा स्कोर है। स्कोर एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, कि भाई इस स्टैंडर्डाइजेशन में हम इनको मार्क्स देंगे अगर इन्होंने आंसर प्रॉपर किया। अब जो मेरा स्टैंडर्डाइजेशन है वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट हो या कोई भी पेपर दे रहा हो, वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। जिसने जैसा आंसर लिखा है उसको उसी के ही अकॉर्डिंग क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग असेसमेंट होगा उस स्टूडेंट का। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, औपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। अब अनौपचारिक मूल्यांकन की बात करते हैं। तो अनौपचारिक मूल्यांकन का डेफिनेशन है, अनौपचारिक मूल्यांकन में डेटा संचलित नहीं होता बल्कि सामग्री और प्रदर्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई, कि आपको किसी स्टूडेंट का असेसमेंट करना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि अगर आपने पढ़ाया, ठीक है, डे बाय डे उस स्टूडेंट में आप देख रहे हो कि हाँ भाई वो स्टूडेंट जो है वो मेरी क्लास में आंसर कर रहा है, तो आपने अपने आप ही इवैल्यूएट कर लिया, आपने अपने आप ही मूल्यांकन कर लिया कि हाँ जी ये तो जो बच्चा है ये पढ़ रहा है। आपने अपने आप ही इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है, औपचारिक मूल्यांकन में क्या था भाई, एक स्टैंडर्डाइजेशन, आपने स्कोर दे रखा है। अगर उस बच्चे का 10 में से 5 मार्क्स आता है तो आप उसे जज कर लोगे कि ये जो बच्चा है ये एवरेज स्टूडेंट है। मगर अनौपचारिक में क्या है कि आप क्लास में ही उस बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये बच्चा जो है ये इंटेलिजेंट है, एवरेज है या फिर पुअर है। मतलब कि अनौपचारिक मूल्यांकन में आप अपने आप ही बच्चे का असेसमेंट कर लोगे, अपने आप ही मूल्यांकन कर लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम सेकंड वीडियो में ये पढ़ेंगे कि भाई अब हमने क्या करा, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन तो करा, लेकिन मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र भी होते हैं, उसमें हम कैसे मूल्यांकन करेंगे और कैसे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिकली बुद्धि, फिर हम पढ़ेंगे अभिक्षमता, फिर हम पढ़ेंगे अभिरुचि, फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व, फिर हम पढ़ेंगे मूल्य। फिर हम ये भी देखेंगे कि मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, हम ये भी एक बार देख लेंगे। तो आई होप कि आपको जितना अभी तक मैंने करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। एंड आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैं आपके साथ फिर आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ नेहा। अगेन मैं आपके साथ लेकर आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, वीडियो 2। वीडियो 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्लास 12 साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं।
जिन्होंने वीडियो 1 नहीं देखा है, प्लीज पहले आप अपना वीडियो 1 के साथ अपनी लर्निंग कंटिन्यू कीजिए, देन फिर आप वीडियो 2 देखिए। वीडियो 1 में बेसिकली हमने क्या क्या कवर करा था। वीडियो 1 में हमने कवर किया था मनोविज्ञान क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है मनोविज्ञान आपका 1 नंबर में डिफाइन आ जाए, तो आप कर लेंगे उसको। उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसे आती हैं, और इसका बेसिकली जो थ्योरी दी थी वो गाल्टन ने दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई मानव कार्यों में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं और ये किन किन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं और स्थितिवाद। फिर मैंने इन दोनों की आपको बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन भी समझा दी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे करते हैं, मूल्यांकन के क्या टाइप्स हैं, औपचारिक हैं, अनौपचारिक हैं, वो भी मैंने आपको समझाया था। अब हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमने टारगेट अपना सेट कर लिया है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र पढ़ेंगे हम, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्रों में हम औपचारिक तरह से क्षेत्रों का कैसे आंकलन कर सकते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, कि जिससे कि आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। देखिए, आप जब ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि जब आप 2 बार वीडियो देखें तो आपको वैसे ही सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ। एक बॉक्स तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। उस बॉक्स की क्या होती है, हाइट होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, मतलब ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, और उसके बाद गहराई होती है। तो जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, जब हमें उस बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई। उसके बाद जब हमें ये एरिया, जो क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, हम बॉक्स की लेंथ भी देखते हैं, हम बॉक्स की ब्रेड्थ भी देखते हैं, और हम बॉक्स की विड्थ भी देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे को भी पूरी तरह से आकलन करने के लिए संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष, ये तीनों पक्ष का आकलन करने के लिए हमारे पास कुछ क्षेत्र होते हैं। अब हमें अगर अपना आकलन करना है तो हमें ये तीनों पक्ष देखने होंगे, और इन तीनों पक्ष के अकॉर्डिंग ही, कुछ क्षेत्रों के अकॉर्डिंग ही हम अपना आकलन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुद्धि। बुद्धि क्या है, देखिए बुद्धि क्या है, साफ सीधे शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि भाई इसकी डेफिनेशन आपको बुक में समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन सबसे पहले बता देती हूँ। शब्द को तर्क संगत रूप से समझने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता ही बुद्धि होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, शब्द को तर्क संगत रूप से समझने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता ही क्या होती है, बुद्धि होती है। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही क्लियरिटी में समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे घर एक बहुत ही छोटी सी बच्ची आई, ठीक है। वो मेरे पड़ोस की बच्ची थी। वो आई, वो बार बार बाहर जा रही थी, तो मैंने क्या करा, मैंने अंदर से गेट क्लोज कर दिया, जिससे कि वो बाहर जा ही ना सके। अब उसने क्या करा, उसने बहुत ही होशियारी से गेट खोला और वो बाहर निकल गई। जब मैंने कुछ देर बाद देखा तो वो वहां थी ही नहीं। फिर जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने गेट कैसे खोला, तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं पहले इस पर चढ़ी, देन फिर उसके बाद मैंने गेट खोला, फिर गेट खोल के मैं बाहर चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने अपना मेथड एक्सप्लेन करा डोर खोलने का, कि मैंने डोर कैसे खोला। तो उसने अपनी इंटेलिजेंसी के साथ और अपने सामने जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके साथ उसने क्या करा, बहुत ही इंटेलिजेंसी से डोर खोल लिया। तो इसी को तो हम कहते हैं कि भाई
अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई, शब्द को तर्क संगत रूप से समझने, मतलब जो शब्द को समझ गया, और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, मतलब कि जो आपके पास संसाधन है उनका आप बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हो और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो वही इंसान क्या होता है, बुद्धिमान कहलाता है, या उसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसी कहते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो है हमारी अभिक्षमता। अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड। देखिए, अब मैं पहले आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ। अगर आपको बुक की डेफिनेशन नहीं करनी है तो जो मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ आप वो भी कर सकती हैं। यह उन गुणों का एक समूह है जो एक संभावित सीमा तय करते हैं, जिसके लिए किसी व्यक्ति को उपयुक्त प्रशिक्षण के तहत आवश्यकता हो सकती है कि व्यक्ति क्या करने में सक्षम होगा। मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये उन गुणों का एक समूह है जो एक संभावित सीमा तय करते हैं, जिसके लिए किसी व्यक्ति को उपयुक्त प्रशिक्षण के तहत आवश्यकता हो सकती है कि व्यक्ति क्या करने में सक्षम होगा। देखिए, अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। आप जाते हैं किसी काउंसलर के पास, उसको बोलते हैं कि आप मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट कर दो। तो जब वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है तो वो कहता है कि भाई आपका जो एप्टीट्यूड है वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे किसी का मेडिकल एप्टीट्यूड है तो वो डॉक्टर बन सकता है, तो जिसका सिविल एप्टीट्यूड है वो सिविल इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट से ही आगे आपका प्रोफेशन देखा जाता है। अब तो कई सारे एग्जाम्स भी होने लगे हैं। 12th क्लास के बाद जब आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट, दैट इज अभिरुचि, इंटरेस्ट। क्या होता है ये आप खुद ही बताइए ना, इंटरेस्ट खुद ही सोचिए क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं, जिससे कि अगर आपको बुक की डेफिनेशन टफ लग रही है तो आप वाली डेफिनेशन कर सकते हो। एक गतिविधि या गतिविधियों का एक सेट जो एक व्यक्ति अन्य गतिविधियों में संलग्न होता है और उन्हें अधिक सुखद और आरामदायक लगता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक गतिविधि या गतिविधियों का सेट जो एक व्यक्ति अन्य गतिविधियों में संलग्न होता है और उसे अधिक सुखद और आरामदायक लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इधर देखिए, जो जिससे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, जिस काम से आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जिस काम से आपको आराम आ रहा है, एक जॉय आ रहा है जिस काम को करने से। ठीक है, अब सपोज आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आया, भाई आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट है राइटिंग में, आपको इंटरेस्ट है आर्ट में, पेंट में, ड्राइंग में, तो वो आपका इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंजीनियरिंग आपकी इंटरेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आपकी राइटिंग मीन्स एक, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आपकी हॉबीज, कि भाई खाली टाइम में बैठे बैठे आपको राइटिंग करना पसंद है, खाली टाइम में बैठे बैठे आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो यही क्या कहलाता है, यही इंटरेस्ट कहलाता है, अभिरुचि कहलाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो फोर्थ पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व। भाई अब व्यक्तित्व क्या होता है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए, जो पर्सनालिटी जो आपके एक दूसरे से अलग लगती है, मतलब वो पर्सनालिटी जो आपको एक दूसरे से अलग बनाती है, अगर आपका बिहेवियर काइंड है और किसी दूसरे पर्सन का बिहेवियर है वो बहुत ही हार्ड है, तो आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग हो गई। ठीक है, आई होप आपको पर्सनालिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम करते हैं डेफिनेशन। अगर आपको बुक की डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी नहीं मतलब अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप बहुत ही इजी से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति की विशेषताएं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वही व्यक्तित्व कहलाता है। आई होप आपको व्यक्तित्व बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम करते हैं मूल्य। क्या होता है मूल्य, वैल्यूज, आपने सुना होगा मोरल वैल्यूज। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आ रहा है इसकी, तो हम डेफिनेशन जो पेपर में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति के प्रभावी मूल्यों को निर्धारित करने के लिए व्यवहार के आदर्श मोड के बारे में मान्यता को समाप्त करना ही एक मूल्य कहलाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं सुबह उठी, मैंने पूजा करी, फिर
सुबह उठ के पूजा करी, मैं काम पे जा रही हूँ, फिर मंदिर में मत्था टेक के जा रही हूँ, फिर मैं आई, फिर मैंने पूजा करी, फिर मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे मेरा मोड ऑफ बिहेवियर क्या हो गया कि भाई जो मैं हूँ ना, मैं बहुत धार्मिक लड़की हूँ, मतलब बहुत धर्म करने वाली लड़की हूँ, बहुत पूजा करने वाली लड़की हूँ। तो मेरा यहाँ पे आइडल मोड ऑफ बिहेवियर हो गया मेरा पूजा करना, मेरा धर्म, मेरी धार्मिकता। तो यही हमारे क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं, यही हमारा मूल्य होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई क्षेत्र क्या है, बुद्धि है, फिर उसके बाद अभिक्षमता, फिर उसके बाद अभिरुचि, फिर उसके बाद व्यक्तित्व, फिर उसके बाद मूल्य। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, भाई आगे क्या दे रखा है हमको, मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की विधियां देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि औपचारिक तरीके से क्षेत्रों का आंकलन कैसे होता है, क्योंकि अनौपचारिक तरीके से तो हम आंकलन कर नहीं सकते ना क्षेत्रों का, औपचारिक तरीके से ही क्षेत्रों का आंकलन करेंगे। तो अब बेसिकली क्या है, देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब हिंदी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण। भाई क्या होता है ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि भाई कोई भी हम आंसर दे रहे हैं तो उसका स्कोर है 5 मार्क्स सपोज, एंड अगर मेरा आंसर पूरा सही है तो मुझे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली मतलब एक तरीके से मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है। और उसके बाद वस्तुनिष्ठ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, जैसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वस्तुनिष्ठ क्या होता है, उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं होगी चाहे कोई भी उसे परफॉर्म करे। मतलब कि वस्तुनिष्ठ मतलब होता है कि भाई टेस्ट देने भले ही आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट बैठा हो, तो ये नहीं होगा कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस बच्चे के लिए मैं 10 मार्क्स के लिए कर देती हूँ, इस बच्चे को भाई अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। चाहे कैसा भी बच्चा हो, ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल फॉर यू। तो चाहे जैसा भी बच्चा हो या चाहे कोई भी हो, आपका जो पेपर का जो फॉर्मेट होगा या पेपर का जो स्कोर होगा वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा, स्कोरिंग सबके लिए सेम ही रहेगी। तो अगर हम इसे हिंदी में अगर डेफिनेशन देखें तो ये है कि हमारी मानसिक और व्यवहार विश्लेषण का मानकीकरण और उद्देश्य मापन ही क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है। तो आप मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार आता है। साक्षात्कार क्या होता है, इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार देखिए बेसिकली इसका मतलब होता है कि भाई हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं 1-to-1 बेसिस पे। कैसे, मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, सब कुछ डिस्कस करता है, तो ये क्या हो रहा है, ये 1-to-1 बेसिस कन्वर्सेशन हो रही है। मतलब कि भाई कि मैं कुछ पूछ रही हूँ उस बच्चे से तो वो उसका आंसर दे रहा है, ये अपने आप वो कुछ क्वेश्चन बता रहा है मुझे तो मैं उसका आंसर दे रही हूँ। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। चलिए एक बार अपनी बुक की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्रित करता है। आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि भाई इस विधि में क्या होता है, जो परीक्षण करता है, परीक्षण करता मतलब कि जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो व्यक्ति आपसे अच्छे से बातें करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। आई होप कि आपको इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद अब आता है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन इंग्लिश में कहते हैं केस स्टडी। क्या होता है व्यक्ति अध्ययन, पढ़ते हैं। देखिए अगर मैं इसका हिंदी में डेफिनेशन देखती हूं तो वो ये है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक इतिहास का गहराई से अध्ययन उनके मनोवैज्ञानिक और भौतिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं तो उसमें क्या है कि पहले मनोवैज्ञानिक गुण देखा जाते हैं, फिर मनोवैज्ञानिक
इतिहास देखा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू या कोई भी इन हैंड इंफॉर्मेशन से हम उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री देख सकते हैं। मतलब या तो हम उसका इंटरव्यू लेंगे या कोई भी हमारे पास इन हैंड इंफॉर्मेशन होता है तो हम उसका भाई साइकोलॉजिकल हिस्ट्री देते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम होता है और ऐसे होता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले भाई आपकी पूरी हिस्ट्री देखेगा ना कि आपको इससे पहले क्या क्या हुआ था, ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, तो उसी को ही हम व्यक्ति अध्ययन कहते हैं। अब आपकी बुक का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि की गहनता से अध्ययन किया जाता है। वही मैंने आपको बताया ना कि भाई हम जब उस इंसान के रिलेटेड से इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, उस इंसान का बेसिकली केस स्टडी कर रहे हैं, तो हम उस इंसान को पूरा देखेंगे भाई इसका समाज में उठने चलने बैठने का तरीका कैसा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सब कुछ हम देखेंगे। तो आई होप आपको व्यक्ति अध्ययन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रेक्षण की तरफ, मतलब ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। हाँ जी, प्रेक्षण क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक स्थिति में व्यवहार की घटनाओं का रिकॉर्डिंग ही क्या कहलाता है? प्रेक्षण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक मदर चिल्ड्रन है, ठीक है। अब मुझे उनके बीच का क्या देखना है, इंटरेक्शन जानना है कि भाई जब सब होते हैं सामने तो मदर चिल्ड्रन का क्या इंटरेक्शन होता है, अकेले में उनका क्या इंटरेक्शन होता है, तो उसी को ही हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आपकी जो बुक डेफिनेशन बुक में दे रखी है वो ये है कि प्रेक्षण में व्यक्ति की नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार किया जाता है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया ना कि जैसे मदर और चिल्ड्रन है, ठीक है, अभी उनका हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। कैसे करेंगे कि भाई इसमें स्थिति पर प्रेक्षक का बहुत कम नियंत्रण होता है और प्रेक्षण से प्राप्त विवरण की प्रेक्षक द्वारा व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या की जा सकती है। मतलब कि मुझे अगर कुछ इंटरेक्शन उन दोनों का देखना है तो मैं अपना सेल्फ ऑब्जर्व करके ही उनका इंटरेक्शन देख सकती हूँ। उसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहती है। उसके बाद आ जाता है आपका आत्म प्रतिवेदन। भाई सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन क्या होता है? ठीक है, देखिए आत्म प्रतिवेदन अगर हम इसको बहुत ही इजीली डिफाइन करें तो वो ये होगा, व्यक्ति खुद अपनी मान्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस विधि में व्यक्ति खुद अपनी मान्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मतलब खुद अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है और खुद ही अपना खुद ही फीडबैक भी देता है वो। और यही हमारा क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम रिकैप करते हैं। भाई हमने सबसे पहले वीडियो 1 में पढ़ा था मनोविज्ञान क्या होता है। इसका हो सकता है आपको 1 मार्क्स की डिफाइन आ जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक सा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कार्टून मूवी का। फिर उसके बाद मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, स्थितिवाद क्या होती है, पढ़ाया था। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन बताया था, मूल्यांकन की डेफिनेशन बताई थी, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होते हैं वो पढ़ाया था। और आज हमने पढ़ा मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र कौन कौन से हुए, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, मूल्य। फिर हमने मूल्यांकन की विधियां भी देखी, भाई कौन कौन सी विधियां होती हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण और आत्म प्रतिवेदन, ये भी हमने पढ़ा था।
तो स्टूडेंट्स, आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप फिर उससे आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। और अपनी जो लर्निंग है वो आप कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। अगर बुक की डेफिनेशन आपको नहीं आ रही है समझ, तो जो भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है आप वो भी लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी जल्द ही, वीडियो नंबर 3, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत। बहुत ही ब्रीफ में जाके पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। थैंक यू सो मच।